नमस्कार मित्रों, पिछली क्लास में अपन ने समर सिंह तक पढ़ लिया था। आज अपन समर सिंह से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए समर सिंह शासक थे और समर सिंह के बाद जो इनके दो पुत्र होते हैं, पहले का नाम है रावल रतन सिंह और दूसरा जो होता है उसका नाम है कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुंभकर्ण जो थे नेपाल में जाकर, कहां जाकर मित्रों, नेपाल में जाकर गोहिल वंश की स्थापना की। नेपाल जाकर इन्होंने क्या की, गोहिल वंश की वहां नेपाल में स्थापना की। तो नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना किसने की, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपका जवाब क्या रहेगा, कुंभकर्ण। ठीक है मित्रों, उसके बाद रावल रतन सिंह जो होते हैं, रावल रतन सिंह 1301 से लेकर 1303 तक शासक रहे। 1301 से 1303 तक इनका कार्यकाल रहता है। और रावल रतन सिंह जो थे, उनकी पत्नी का जो नाम था, पत्नी का नाम बताया जाता है क्या था, सिंहल देश की राजकुमारी थी। सिंहल देश की राजकुमारी और सिंहल देश की राजकुमारी जो थी, इनका नाम क्या था, इनका नाम था पद्मावती। तो पद्मावती इनकी पत्नी का नाम था और पद्मावती पत्नी के पास एक तोता हुआ करता था। तोता का नाम है हीरामन तोता। और जो हीरामन तोता है वर्तमान में कहां पाया जाता है, वर्तमान में एक अभयारण्य है राजस्थान का, मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य, मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य। ठीक है मित्रों, मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य में पाया जाता है। और मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य जो लगभग झालावाड़ क्षेत्र में पाया जाता है। इस तोते की विशेषता यह है कि तोता मनुष्य के भांति बोलने की प्रवृत्ति रखता है, हीरामन तोता। ठीक है, पद्मावती के पास ये तोता रहता था और पद्मावती के एक तो चाचा और वह एक भाई था जो इसके साथ विवाह के वक्त आए थे। उनका नाम क्या है, चाचा तो थे गोरा और जो भाई थे, भाई का नाम क्या था, बादल। गोरा और बादल कौन थे, गोरा और बादल पद्मावती के भाई, एक तो चाचा और एक भाई थे। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये बाद में जाकर क्या बने, जो रावल रतन सिंह के सेनापति बनते हैं। रतन सिंह के सेनापति का नाम क्या बताया जाता है, रतन सिंह के सेनापति का नाम जो है क्या है, गोरा और बादल क्या है, रतन सिंह के सेनापति थे। और रतन सिंह कहां के शासक थे, मेवाड़ के शासक थे। ठीक है, रतन सिंह मेवाड़ के शासक थे। इनके समय इनके दरबार में, रावल रतन सिंह के दरबार में एक पंडित रहता था। पंडित का नाम क्या बताया जाता है, पंडित का नाम था राघव चेतन। पंडित का नाम क्या है, राघव चेतन। और राघव चेतन को रतन सिंह ने देश निकाला दे दिया था। और देश निकाला देने के पश्चात ये कहां गया, दिल्ली। और उस समय दिल्ली सल्तनत के जो शासक का नाम क्या था, सुल्तान कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी जो थे उस समय के दिल्ली सल्तनत के शासक थे। राघव चेतन कहां गए, अलाउद्दीन खिलजी के पास, और वहां जाकर रतन सिंह के प्रति द्वेष उत्पन्न करता है और रतन सिंह से युद्ध करने को प्रेरित करता है। और राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर कहता है कि रतन सिंह की पत्नी अत्यंत सुंदर है। और इस सुंदरता को देखने की लालसा में अलाउद्दीन खिलजी कहां आए, मेवाड़ आए। और मेवाड़ पे इन्होंने क्या किया, आक्रमण किया। किन्होंने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इस प्रकार का वो जो वर्णन है, ये संपूर्ण
वर्णन कहाँ मिलता है? ये मिलता है मलिक मोहम्मद जायसी और अमीर खुसरो की पुस्तकों में ऐसा वर्णन मिलता है। ठीक है मित्रों, हीरामन तोता की एक विशेषता और है, इसे क्या कहा जाता है? हिंदुओं का आकाश लोचन। हिंदुओं का आकाश लोचन। ये हीरामन तोता पाया कहां जाता है? वर्तमान में झालावाड़ क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है मित्रों, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं कहां? चित्तौड़ दुर्ग में। और चित्तौड़ दुर्ग में आक्रमण करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं कब? आक्रमण की जो डेट बताई जाती है वो कौन सी है? 28 जनवरी 1303। 28 जनवरी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण कहां करते हैं? आक्रमण चित्तौड़ पर। कहां? चित्तौड़ पर। ध्यान में रखिएगा मित्रों, 28 जनवरी 1303 को आक्रमण करते हैं कौन? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिलने के बाद इन्होंने घेराबंदी स्टार्ट कर दी दुर्ग की। और घेराबंदी लगभग बताई जाती है कितने महीने रही? 6 महीने रही। कितने महीने? लगभग 6 महीने रही। और 6 महीने पश्चात जब दुर्ग में राशन सामग्री समाप्त हो गई थी, तब रतन सिंह के पास कोई चारा नहीं रहा और रतन सिंह ने केसरिया करने का सोचा। ठीक है मित्रों, तो ऐसा जो वर्णन मिलता है, इस प्रकार का जो वर्णन मिलता है, एक पुस्तक है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है और पुस्तक का नाम है पद्मावत। और पद्मावत इस पुस्तक में इस प्रकार का वर्णन मिलता है। जो सारा जो वर्णन है ये सुंदर महिला के बारे में, पद्मावती की सुंदरता के बारे में जो बखान किया गया है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत नामक ग्रंथ में किया गया है। उसके अलावा अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन का दरबारी कवि था, अलाउद्दीन का दरबारी था, और इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी, खजाइन उल फुतूह नामक एक पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक में बताया जाता है कि अलाउद्दीन ने आक्रमण के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, तो अलाउद्दीन के आक्रमण के बारे में वर्णन अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई पुस्तक में भी मिलता है। और अमीर खुसरो जो थे, अमीर खुसरो को सितार वादक का जनक कहा जाता है। सितार या फिर कव्वाली वादक का जनक इनको कहा जाता है, अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो इस युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे थे। प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने इस युद्ध के बारे में देखा और इस युद्ध के बारे में बताया अमीर खुसरो ने। जबकि मलिक मोहम्मद जो जायसी हैं, उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, वो पुस्तक 1540 ईस्वी में लिखी गई थी। और ये जब जोहर हुआ, ये जोहर होता है 26 अगस्त 1303 को होता है। जबकि ये पुस्तक कब लिखी गई? 1540 को ये पुस्तक लिखी गई। ठीक है, तो इसके बारे में वर्णन मिलता है। अब 6 महीने की घेराबंदी के बाद ये मान लीजिए चित्तौड़ दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग, और चित्तौड़ दुर्ग में आधिपत्य हो जाता है कब? अलाउद्दीन खिलजी का। कब होता है आधिपत्य? 26 अगस्त 1303। देखिए, प्रथम बार आक्रमण करता है 28 जनवरी 1303 को। जबकि सफलता कब मिलती है? चित्तौड़ पर अधिकार कब हुआ? चित्तौड़ पर अधिकार, ये चित्तौड़ पे जो अधिकार हुआ था 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। 26 अगस्त 1303 को 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन का अधिकार हो जाता है चित्तौड़ दुर्ग पर। और गोरा व बादल वीर गति को प्राप्त होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। और रावल रतन सिंह जो क्या करते हैं? यहाँ केसरिया करते हैं। दो बातें हैं, देखो मित्रों, दो बातें हैं। एक होता है केसरिया, एक होता है जोहर।
जब केसरिया और जौहर एक साथ होता है तो इसको कहते हैं साका। क्या कहते हैं? साका। केसरिया और जौहर जब एक साथ होता है तो इसको बोलते हैं साका। केसरिया जो है पुरुष करते हैं और पुरुष को जब लगता है कि ये युद्ध अपन नहीं जीत पाएंगे तब केसरिया बहाना पहनकर वो युद्ध करते हैं, जबकि जौहर महिलाएं करती हैं। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर महिलाएं करती हैं। ठीक है मित्रों, तो इस समय बहुत अत्यधिक संख्याओं में पद्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ था और केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ था? रावल रतन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इसको बोलते हैं राजस्थान का, ये जो साका था राजस्थान का दूसरा साका, राजस्थान का दूसरा शाखा और चित्तौड़ का प्रथम शाखा, चित्तौड़ का प्रथम शाखा। तो मित्रों ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था हमीर देव के नेतृत्व में, हमीर देव और रंग देवी के नेतृत्व में हुआ था। ये हुआ था रणथंभौर दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में हुआ था ये प्रथम जौहर जो है, प्रथम जौहर या फिर केसरिया कहें तो वो हुआ था रणथंभौर में। जबकि राजस्थान का दूसरा शाखा कहाँ हुआ? ये चित्तौड़ दुर्ग में हुआ। जबकि चित्तौड़ का प्रथम शाखा आया हुआ प्रश्न है, चित्तौड़ का प्रथम शाखा पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? पद्मावती के नेतृत्व में और हमीर देव के नेतृत्व में ये हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक दरवाजा है, चित्तौड़ में एक दरवाजा, चित्तौड़ में एक दरवाजा है अष्टधातु दरवाजा, अष्टधातु दरवाजा। और अष्टधातु दरवाजा को जो है अलाउद्दीन खिलजी कहाँ ले गया? दिल्ली, दिल्ली ले गए। कहाँ ले गए मित्रों? दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ में स्थित अष्टधातु दरवाजे को कहाँ ले गए? दिल्ली। और दिल्ली में ले जाने के पश्चात शाहजहां ने इसको कहाँ लगवाया? शाहजहां ने इसको लाल किले पर लगवाया, दिल्ली का लाल किले पर लगवाया। और लाल किले से भरतपुर के एक शासक जवाहर सिंह जो इसको भरतपुर लेके आए और भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में इस अष्टधातु दरवाजे को स्थापित किया गया। और वर्तमान में ये दरवाजा जो अष्टधातु दरवाजा है ये लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित है। वो कौन लेके आया? लाल किले से, लाल किले से जवाहर सिंह लेके आया। वापिस सुनिएगा, अष्टधातु दरवाजा दिल्ली ले गए कौन? इस युद्ध के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली ले गए और दिल्ली में शाहजहां ने इसको क्या कर दिया? लाल किले में स्थापित किया। और लाल किले से पुनः जवाहर सिंह जो महाराजा सूरजमल के पुत्र थे और महाराजा सूरजमल के पुत्र इनको कहाँ लेके आए? इसको भरतपुर लेके आए और भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में इसको क्या किया गया? स्थापित किया गया। तो ये सारी बातें हैं अपन को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो राजस्थान का प्रथम शाखा जो हुआ था वो रणथंभौर में हुआ था, जबकि राजस्थान का दूसरा शाखा कहाँ हुआ था? ये चित्तौड़ में हुआ था। और चित्तौड़ का प्रथम शाखा जो है रतन सिंह पद्मावती के नेतृत्व में हुआ था। और अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? कत्लेआम का आदेश जारी किया, कत्लेआम का आदेश जारी किया। और कत्लेआम के आदेश में 30,000 हिंदुओं को मार दिया गया। ठीक है मित्रों, 30,000 लोगों को मार दिया गया। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में फारसी अभिलेख है, फारसी अभिलेख, चित्तौड़गढ़ का फारसी अभिलेख, जिसमें इसको दूसरा सिकंदर बताया गया है। दूसरा सिकंदर, उस समय का दूसरा सिकंदर और संसार का रक्षक इसको बताया गया है। कहाँ बताया गया है? तो ये फारसी अभिलेख चित्तौड़गढ़ में स्थित है, उसमें बताया गया है। अब खिलजी ने किलेदार नियुक्त किया, किलेदार नियुक्त किया चित्तौड़ पर। किलेदार किसको? अपने पुत्र को नियुक्त किया। पुत्र का नाम है खिज्र खां। और खिज्र खां के नाम पर ही चित्तौड़ का नाम क्या रखा गया? चित्तौड़ का नाम बदल दिया गया। चित्तौड़ का नाम बदलकर
खिजराबाद रख दिया गया। क्या रख दिया गया? खिजराबाद रखा गया। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। खिजराबाद किस जिले का नाम रखा गया है, फिर किस किले का नाम रखा गया? तो किसका नाम रखा गया? चित्तौड़ का नाम बदल दिया गया। अब खिज्र कहां है? कुछ दिनों तक यहाँ शासक रहे और फिर एक सोनगरा शासक थे जालोर के, मालदेव सोनगरा। मालदेव सोनगरा, और मालदेव सोनगरा को ये दुर्ग क्या कर दिया गया? सौंप दिया गया। किसके द्वारा? खिज्र खां द्वारा मालदेव सोनगरा को प्रशासक नियुक्त किया। प्रशासक नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? प्रशासक मालदेव को। और मालदेव ने जीवन पर्यंत यहाँ के शासक रहे और इन्हीं को इतिहास में क्या कहा जाता है? उपनाम। इनका उपनाम क्या है? उपनाम है मुछाला मालदेव। मुछाला मालदेव इनका नाम है, उपनाम है मुछाला मालदेव। ठीक है, क्योंकि इनकी बड़ी बड़ी मुच्छें थी इसलिए इनको मुछाला मालदेव नाम से जाना जाता है। उसके बाद इनके पुत्र हुए। इनके पुत्र का नाम है जेसा। और 12th क्लास की जो पुस्तक है उसमें बनवीर मिलता है। क्या मिलता है? बनवीर सोनगरा। बनवीर क्योंकि सोनगरा शासक कहाँ के हैं? जालोर के हैं, तो बनवीर मिलता है। ठीक है, 12वीं क्लास की पुस्तक है उसमें, जबकि जैसा नाम भी मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद एक ग्राम है सिसोदा ग्राम से संघर्ष चला। सिसोदा ग्राम में एक व्यक्ति है जो गुहिल वंश के ही हैं। उनका नाम था अरी सिंह, और अरी सिंह के पुत्र हुए। अरी सिंह के पुत्र का नाम था हमीर, और हमीर ने इस दुर्ग पे क्या किया? आक्रमण। इस पे जैसा पे आक्रमण किया, या चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और चित्तौड़ को क्या कर लिया? विजित। चित्तौड़ को हमीर ने जीत लिया और हार गए कौन? जैसा इस युद्ध में हार जाते हैं, और जैसा इस युद्ध में हार के पश्चात हमीर शासक बनते हैं। और हमीर सिसोदा ग्राम से आए थे इसलिए, और ये गुहिल वंश के ही थे, लेकिन सिसोदिया एक शाखा थी। ठीक है, सिसोदिया एक शाखा थी, गुहिल वंश की शाखा है सिसोदिया। तो हमीर का शासनकाल कितने दिन तक रहता है? तो 1326 से लगाकर 1364 तक रहता है। 1326 से लगाकर 1364 तक रहता है। हमीर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ सर्वप्रथम इन्होंने राणा या महाराणा की उपाधि धारण की। तो ये बात इंपॉर्टेंट है मित्रों कि हमीर ने महाराणा की उपाधि, या फिर किस गुहिल शासक ने महाराणा की उपाधि धारण की? तो इन्होंने की। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात इनके लिए है कि सिसोदिया शाखा के संस्थापक, सिसोदिया शाखा के संस्थापक, चित्तौड़ में सिसोदिया शाखा के संस्थापक माने जाते हैं ये। और उनके अलावा इनके बारे में एक युद्ध के बारे में मिलता है, सिंगोली का युद्ध, और ये सिंगोली पड़ता है भीलवाड़ा। सिंगोली का युद्ध, सिंगोली जो है भीलवाड़ा में पड़ता है, और भीलवाड़ा में पड़ने के कारण इस युद्ध को सिंगोली का युद्ध कहा गया। और सिंगोली का युद्ध जो हुआ था, ये हुआ था एक तरफ तो महाराणा हमीर या फिर राणा हमीर, और दूसरी तरफ थे मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम बताया जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक और हमीर के बीच ये युद्ध हुआ, और इस युद्ध में विजय किसकी हुई? हमीर की हुई। विजय किसकी हुई? हमीर। और हार किसकी हुई? हार मोहम्मद बिन तुगलक की हुई, और मोहम्मद बिन तुगलक इस युद्ध से हार गए। ठीक है, और इनके बारे में वर्णन मिलता है हमीर के बारे में
एक तो है कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, प्रशस्ति। अब मित्रों प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति होती है किसी भी शासक के बारे में बढ़ा चढ़ाकर उसकी उपलब्धियों के बारे में वर्णन जिसमें मिलता है उसको प्रशस्ति कहते हैं। जबकि अभिलेख में ऐसा जरूरी नहीं होता। प्रशस्ति में केवल और केवल उपलब्धियों के बारे में वर्णन मिलता है। एक है रसिक प्रिया का टीका, और रसिक प्रिया का टीका किसके द्वारा लिखा गया था? कुंभा, राणा कुंभा, रसिक प्रिया का टीका। इनमें इनके बारे में दो उपाधियां मिलती है। एक मिलता है विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन। ये बात ध्यान में रखिएगा, कई बार आया हुआ है। विषम घाटी पंचानन किस शासक को कहा जाता है? तो विषम घाटी पंचानन हमीर को कहा जाता है, राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन। या फिर और क्या कहा गया? वीर राजा। क्या कहा गया? वीर राजा। और ये कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ या फिर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का एक अन्य नाम है विजय स्तंभ प्रशस्ति। और विजय स्तंभ प्रशस्ति विजय स्तंभ पर स्थित है। और विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था कुंभा ने। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। ठीक है। स्थापत्य कला, मेवाड़ की स्थापत्य कला का जनक इनको कहा जाता है कुंभा, राणा कुंभा ने। और इन्होंने दो उपाधियां दी, एक तो है वीर राजा और दूसरी कौन सी है? विषम घाटी पंचानन। उसके अलावा कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड जो क्या थे? जो राजस्थान इतिहास के जनक के नाम से इनको, कर्नल जेम्स टोड के नाम से इनको जाना जाता है। और इन्होंने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इन्होंने इसलिए इनको मतलब राजस्थान इतिहास के पितामह कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने इनको क्या कहा गया? प्रबल हिंदू राजा, प्रबल हिंदू राजा। या फिर इन्हीं को ही क्या कहा गया कि अपने समय के महान हिंदू राजा, अपने समय के महान हिंदू राजा कहा। किसको कहा? अपने समय का महान हिंदू राजा कर्नल जेम्स टोड ने हमीर को कहा, राणा हमीर को। तो हमीर के बारे में ये सारी बातें हैं, हमीर के बारे में ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है। हमीर के बाद अपन जो बात करते हैं, हमीर के बाद है क्षेत्र सिंह, राणा क्षेत्र सिंह। और राणा क्षेत्र सिंह जो है, राणा क्षेत्र सिंह का शासनकाल होता है 1364 से 82 तक। 1364 से 82 तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है। और इनके बारे में उपलब्धि यह है कि इन्होंने राज्य विस्तार अत्यधिक किया। ये चित्तौड़ मान लीजिए या मेवाड़ मान लो, मेवाड़। और मेवाड़ में कौन कौन से साम्राज्य इन्होंने मिलाए उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला इन्होंने मिलाया अजमेर। पहला कौन सा मिलाया? अजमेर के बाद इन्होंने मिलाया मांडल। और ये मांडल वर्तमान में कहाँ है? भीलवाड़ा में है मांडल। और मिलाया इन्होंने जहाजपुर भी कहाँ है? भीलवाड़ा का ही हिस्सा है। उसके अलावा 56 के क्षेत्र जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के पास पड़ता है, क्षेत्र को जीता, अपने साम्राज्य में मिलाया। उसके अलावा और इन्होंने मेवाड़ में किसको मिलाया? अजमेर, मांडल और जहाजपुर और हाड़ौती क्षेत्र को, हाड़ौती क्षेत्र को भी अपने क्या किया? हाड़ौती क्षेत्र को भी अपने अधीन, हाड़ौती क्षेत्र को भी जीता। उसके अलावा एक साम्राज्य पड़ता है मालवा, एक साम्राज्य का नाम है मालवा। ठीक है। और मालवा का उस समय का शासक था दिलावर खां गोरी। शासक का नाम क्या है? दिलावर खां गोरी। क्या नाम है मित्रों? दिलावर खां गोरी। दिलावर खां गोरी को क्षेत्र सिंह ने क्या किया? क्षेत्र सिंह ने पराजित किया।
एवं मेवाड़ मेवाड़ मालवा मालवा संघर्ष का सूत्रपात किया। मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात किसने किया? मेवाड़ मालवा सूत्र का संघर्ष जो सूत्रपात किया था वो क्षेत्र सिंह ने किया था। और क्षेत्र सिंह की एक दासी का नाम है खातिन। दासी का नाम है खातिन। खातिन से दो पुत्र हुए। पुत्र का नाम है, एक का नाम है चाचा और दूसरे का नाम है मेरा। चाचा और मेरा। और चाचा और मेरा ने ही क्या किया? चाचा और मेरा ने महाराणा मोकल की हत्या की। महाराणा मोकल की हत्या की। इसके बारे में चर्चा अपन बाद में करेंगे। मोकल जब पढ़ेंगे, जब चर्चा करेंगे। लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा, इनकी दासी से इनके पुत्र हुए, खातिन नाम की थी। और चाचा और मेरा ने किसकी हत्या की? मोकल की हत्या की। यह है क्षेत्र सिंह के बारे में। और अब अपन पढ़ेंगे राणा लाखा। और राणा लाखा के बारे में दो बड़ी उपलब्धियां हैं। राणा लाखा के समय की दो बड़ी उपलब्धियां हैं, आपको ध्यान में रखनी होगी। पहले राणा लाखा का कार्यकाल जो है 1382 से लगाकर 1421 तक। राणा लाखा के समय पहली बात, एक गांव था जावर गांव। और जावर गांव में इनके समय एक खान मिली। कौन सी खान? जावर की खान। और इस खान में जो मिलता है, इस खान में क्या मिला? शीशा और चांदी। शीशा और क्या मिला? चांदी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, शीशा और चांदी किसके समय मिली? राणा लाखा के समय मिली। प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। राणा लाखा के समय ये खान मिली। और इस खान में जो है, इस खान की वजह से मेवाड़ की अर्थव्यवस्था में अत्यधिक सुधार हुआ। मेवाड़ की अर्थव्यवस्था, उसके अलावा आय में भी क्या हुई? वृद्धि हुई। किसके कारण वृद्धि हुई? इस जावर की खान की वजह से आय में वृद्धि हुई। उसके अलावा दूसरी बड़ी बात इनके समय की क्या थी? पिछोला झील। पिछोला झील का जो निर्माण हुआ था, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। निर्माण किसने किया था? इनके शासनकाल में हुआ था, इन्होंने नहीं करवाया था, ये ध्यान रखें। इनके समय एक चिड़ीमार या बिच्छूमार या चिड़ीमार बंजारे ने करवाया था। एक बंजारे था, चिड़ीमार या फिर बिच्छूमार बंजारा, इसने करवाया था। ये मान लीजिए पिछोला झील है। पिछोला झील उदयपुर की सबसे प्राचीनतम एवं सबसे सुंदर झील मानी जाती है। उदयपुर की सबसे प्राचीनतम कृत्रिम झील और सबसे सुंदर झील जो है पिछोला झील है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। पिछोला झील में दो महल बने हुए हैं। एक तो है जग मंदिर, ये है जग मंदिर। और दूसरा है जगनिवास महल। जगनिवास महल, ये कौन सा? जगनिवास महल, ये ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा यहाँ नटनी का चबूतरा भी स्थित है। और पास में ही दूध तलाई भी स्थित है, पिछोला झील में के पास में। ये भी आपको ध्यान में रखना है पिछोला झील के बारे में। पिछोला झील अत्यंत सुंदर झील है। और इसके बाद में दूध तलाई और नटनी का चबूतरा और उसके अलावा जग मंदिर और जगनिवास महल स्थित है। जग मंदिर और जगनिवास महल इसके अंदर स्थित है। और इसी के किनारे, इसी झील के किनारे क्या स्थित है? उदयपुर के राजमहल। उदयपुर के राजमहल यहाँ स्थित है, ठीक है। उदयपुर के राजमहल कहाँ स्थित है? तो ये पिछोला झील के किनारे स्थित है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक साम्राज्य बढ़ता है मारवाड़ में मंडोर। और मंडोर के एक शासक थे जिसका नाम था चूड़ा। और चूड़ा के दो पुत्र और एक पुत्री थी। एक पुत्र का नाम था कान्हा और एक पुत्र का नाम था रणमल और एक पुत्री का नाम था हंसाबाई।
हंसाबाई इनकी पुत्री का नाम था। ठीक है, इधर है मेवाड़। मेवाड़ के शासक है लाखा, राणा लाखा, और लाखा के पुत्र हैं चूड़ा। चूड़ा। अब रणमल जो है, रणमल अपनी बहन हंसाबाई, अपनी बहन कौन सी है? रणमल की बहन हंसाबाई। हंसाबाई के लिए विवाह प्रस्ताव लेके आता है कहां? लाखा के पास। लाखा तो चूड़ा के लिए था कि कौन? रणमल चूड़ा के लिए विवाह जो है, विवाह के लिए नारियल लेके आता है किसके पास? लाखा के पास। और चूड़ा के लिए लाता, लेकिन चूड़ा उस समय दरबार में उपस्थित नहीं था। तो राणा लाखा ने कहा कि क्यों मजाक करते हो, मेरे जैसे बुड्ढे से कौन विवाह करेगा। और इस बात का पता किसको चला? चूड़ा को। चूड़ा को पता चला कि पिता ने ऐसा कुछ बोला है, और उसी समय चूड़ा ने क्या ली? भीष्म प्रतिज्ञा ली कि मैं इस विवाह को नहीं करूंगा। रणमल ने कहा अगर विवाह नहीं करोगे तुम हमें एक वचन दो कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र जो लाखा से उत्पन्न होगा वो ही क्या बनेगा? मेवाड़ का शासक बनेगा। और चूड़ा ने क्या किया? चूड़ा ने भीष्म प्रतिज्ञा की कि मैं इस वंश का शासक नहीं बनूंगा। ठीक है, और राणा लाखा इससे बहुत अत्यधिक प्रसन्न हुए, और इनसे जो हंसाबाई से जो पुत्र हुआ, पुत्र का नाम था मोकल, और मोकल का रक्षक किसको नियुक्त किया? लाखा ने चूड़ा को, क्योंकि ये इससे प्रसन्न हुआ। और इसी कारण इस चूड़ा को मेवाड़ का राम कहते हैं। मेवाड़ का राम, क्योंकि पिता के लिए इन्होंने साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य छोड़ दिया, इसलिए मेवाड़ का राम इसी को कहते हैं। या फिर इसी को ही क्या कहा जाता है? मेवाड़ का राम तो इसको कहते ही हैं। उसके अलावा मेवाड़ के भीष्म पितामह, मेवाड़ के भीष्म पितामह के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, तो चूड़ा के बारे में ये बात ध्यान में रखिएगा। और राणा लाखा के बारे में जो शासक बने, उसके बाद जो शासक बनते हैं, उसके बाद शासक कौन बनते हैं? मोकल। और मोकल के शासनकाल और उसके बारे में सारा वर्णन अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को अगर आपको पसंद आए वीडियो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।